मुझे ये महसूस हुआ जिस तरह की ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं वाकई में करना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी सलाहियत को ज़ाया कर दिया ना, तो खुदा जो है वो आपसे वो सलाहियत तो सुल्ब करेगा ही करेगा। उसके बाद आपका हिसाब बड़ा सख्त होगा। वापस इस्लामाबाद आया तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हुँ। मैं पार्क के बेंच पे सोया करता था। जो पार्ट है मेरी जॉब का वो है हमारे स्टार्टअप्स के लिए, वो ख़ास कर स्टार्टअप्स जो कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ढूंढ रहे हो, उनको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवाना। कभी कभी नज़्म पे या उस पे गज़ल हुँ। पे भी जो है वो अपना पेन आजमा लेते हैं। यानी कि शायरी के जरासीम भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सलमा। ये पॉडकास्ट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और प्रिमटेक मीडिया के इश्तराक से पेश की जा रही है। आज की इस पॉडकास्ट के 7th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं शायान यार साहब। आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हेड ऑफ पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमा, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया शायान, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और इंट्रोडक्शन में तो बहुत से अल्फाज दिल करता है कि ऐड करें, क्योंकि जितनी माशाल्लाह आप वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं, जितना आप काम कर रहे हैं, उस हवाले से तो अल्फाज बड़े कम पड़ जाते हैं। सो कैसा लग रहा है आपको आज हमारे शो में आना? वेरी एक्साइटेड। हमेशा शौक रहता है मुझे कि कहीं पे भी बोलने का मौका मिले मैं इसको ज़रूर लूँ। बिल्कुल, देखिए अब ये सलाहियत अल्लाह ने दी है तो ज़रूर इसको काम में लाना भी चाहिए ना। और जिस तरह से माशाल्लाह आप अच्छा बोलते हैं, तो यकीनन लोगों को इस बोलने से फ़ायदा ही होने वाला है। और आज के इस एपिसोड को नाज़रीन बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग और बहुत फ़ायदेमंद बातें आपके लिए आने वाली है। तो शायान, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो जाए पैदाइश है वो पाकिस्तान के कौन से शहर, कौन से सूबे से है? सो मैं पंजाब के शहर चिनियोट में पैदा हुआ हूँ। जिन लोगों को चिनियोट का पता नहीं है उनको अब पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए बहुत जाना पहचाना नाम एग्जैक्टली। है। और ये उस वक्त में झंग की तहसील हुआ करता था, लेकिन अब ये एक खुद से डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। ज़बरदस्त। और चिन्योट को कौन नहीं जानता होगा? मतलब मुझे तो लगता है हर घर में चिन्योट का फर्नीचर ज़रूर मौजूद रहता है और बहुत मशहूर है। बिल्कुल। चिनियोटी फर्नीचर, या अब गुजराती भी उसका मुकाबले पे आ गया, तो हम्म। ये फर्नीचर हर घर में पाया जाता होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब ये बताइए कि आपकी तालीम का सिलसिला जो है वो ज़रा उसके हवाले से ज़रा शुरू करें, तो बताएं। पैदाइश मेरी चिनियोट में हुई, लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो यहाँ पर इस्लामाबाद में थी। मेरे वालिद की ZTBL में जॉब थी। ओके। तो हम यहीं पर ही सारे बहन भाई अपनी स्कूलिंग वगैरह का आगाज़ यहीं से किया था, इस्लामाबाद से। मैं ज़बरदस्त। ICBG 63 में होता था, मुझे अभी भी वो स्कूल याद है। और उस वक्त में ये जो कॉलेजेस थे इस्लामाबाद के, हम्म। ये थे तो पब्लिक कॉलेजेस, लेकिन इनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हुआ करता था और लोग बड़े शौक से इसमें भेजा करते थे अपने बच्चों को। ये जो बीकन हाउस या बाकी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह का वो था, स्टाइल था, या उसका ट्रेंड था, वो बाद में शुरू हुआ है। ओके। और उस वक्त तक ये ट्रेंड नहीं था। तो हम उसी में ही जाया करते थे और वहीं से तालीम का आगाज़ किया था। बस फिर उसके बाद वालिद की ट्रांसफ़र हुई, तो हमें भी उनके साथ जो है वो थोड़े अरसे के लिए झंग मूव करना पड़ा। लेकिन ज़्यादातर फिर भी मेरी जो तालीम है वो यहीं की इस्लामाबाद की है। ज़बरदस्त। तो कहाँ तक आपने अपनी तालीम यहाँ पे कंप्लीट की? सो मेरे जो अंडर ग्रेड था वो सोशल साइंसेज़ में था, जो मैंने इस्लामाबाद से किया था। लेकिन उसके बाद मुझे 2019 में जब मैं यहाँ पर आकर काम कर रहा था NIC के साथ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई जो मैंने ली। और फिर मैं उसके लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया है, जो कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में और बिज़नेस स्ट्रेटजी में है। ओके। तो इट्स अ डुअल डिग्री। ज़बरदस्त। फिर आपने जब सोचा कि चलो पढ़ काफ़ी लिया है, अब कोई काम शाम करते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करने का इरादा बना और क्या जॉब किया आपने पहले? सो मेरी सबसे पहली जॉब, क्योंकि मेरा अंडर ग्रेड सोशल साइंसेज़ में था, उसी के दौरान में ही मुझे एक इदारे के सरबराह मिले और उनको मेरा लिखने का और बोलने का अंदाज़ पसंद आया। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह ही आप अपना ये अंडर ग्रेड कम्प्लीट करेंगे, तो आप मेरे साथ मेरी NGO है उसमें मुझे ज्वाइन करेंगे। ओके। तो मैंने वहाँ पर रिपोर्ट राइटर के तौर पे ज्वाइन किया था, और हम्म। विद इन 3 मंथ्स मेरा एडिटर के तौर पे प्रमोशन हो गया था। क्या तो बात है! वहाँ से मैंने आगाज़ किया था। तकरीबन 4-5 साल तक मैं वहाँ पर काम करता रहा। हम्म। फिर मुझे ये महसूस हुआ जिस तरह की ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं वाकई में करना चाहता हूँ। हम्म। सो मैंने अब वहाँ से रिज़ाइन किया, और उस वक्त मैं जो पे ले रहा था उससे मैंने तकरीबन जो है ना वो 35% कट लेके और मैं पब्लिक सेक्टर के अंदर चला गया। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम शुरू किया।
वहाँ पर जाकर मुझे इस तरह से लगा कि मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, वहाँ पे दिल नहीं लगा। होता है ना, कभी आप बने किसी और चीज़ के लिए होते हैं, लेकिन आप कहीं पे फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाते जब तक वहाँ तक पहुँच ना बिल्कुल, जाए। मैं फिर उस वक़्त जवान था, बिल्कुल अपनी पीक पर था और काबिलियत आपके अंदर होती है, तो मेरा दिल ये करता था कि बस इस सलाहियत को मैं किसी अच्छी जगह पर जो है वो डालूँ और इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो बिल्कुल भी उसके क्लोज़ भी नहीं आता। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं लिटरली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, अपनी काबिलियत को मैं ज़ाया कर रहा हूँ। ओके। और मेरे ख़्याल में मैंने अपने वालिद साहब से ये बात जो है वो बड़ी सीखी थी कि अगर आपको खुदा ने सलाहियत दी है तो हुँ, इतना सख्त हिसाब किसी और चीज़ का नहीं होगा जितना आपकी सलाहियतों का होगा। सो ज़बरदस्त। अगर आपने अपनी सलाहियत को ज़ाया कर दिया ना तो खुदा जो है वो आपसे वो सलाहियत तो सुल्ब करेगा ही करेगा, उसके बाद आपका हिसाब बड़ा सख्त होगा। तो वो जब मैं हुँ, ये बात याद किया करता था तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार ये जगह मेरे लिए नहीं है। तो हुँ, 2 साल के अंदर अंदर मैंने रिज़ाइन किया और जिस वक्त मैंने रिज़ाइन अपने डायरेक्टर के पास पुट किया तो उसने मुझे कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि ये ड्रीम जॉब होती है लोगों के लिए। हुँ, लोग तड़पते हैं कि तुम्हारी एज में असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाए, तुम जाके डीजी के लेवल से रिटायर होगे, तुम 21वें 22वें ग्रेड तक जाओगे, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। तुम सब्र से काम लो। तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये आप जैसे लोग सोच सकते हैं जिन्होंने एक रिटायरमेंट ले ली है ऑलरेडी, अब वो दूसरी जॉब कर रहे हैं और उनको बस ये नज़र आ रहा है कि मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ। मेरे हुँ, ख़्याल हुँ। में मेरे में इससे बहुत ज़्यादा सलाहियत है और मैं सिर्फ़ खुदा के भरोसे से, मुझे कोई अभी तक जॉब ऑफ़र नहीं है, कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं है, पता भी नहीं है कि कहाँ पे जॉइन करना है। ओके। लेकिन सिर्फ़ ये पता है कि यहाँ पे मैं ज़ाया हो रहा हूँ और मैं अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बस वो दिन था, मैंने उनकी टेबल पे रिज़ाइन पुट किया और मैं वहाँ से निकल गया। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने उसी के भरोसे पे ये काम छोड़ा था, हुँ, हुँ। तो उसी दिन जो है वो मेरी एक दोस्त मेरे साथ पहले भी काम कर चुकी थी, उन्होंने अपना एक्सेलरेटर स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाएँ, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। ओके। उन्होंने मुझे इस सारे इकोसिस्टम से मुतारिफ़ कराया, परवेज़ साहब से भी मिलवाया। ओके। तो बस फिर वन थिंग लेड टू अनदर और जब मैं इस जगह पर आया तो यहाँ पर आकर ना वो चीज़ महसूस हो गई कि ये वो जगह हुँ। है जहाँ पर अब मुझे वाकई में सुकून है, जिसको मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरे लिए बनी है। सो है ना, तो इसी में बस आपने कंफर्ट लेवल पा लिया जो जो आप ढूँढ रहे थे। हाँ, और उसके ये हुआ था 2017 में, ओके। 2017 के बिल्कुल आखिर में और हुँ, हुँ। 2018 के शुरू में। तो 2018 से लेके आज तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, अब इस बात को ये छठा साल चल रहा है। मुझे एक दिन भी अपने आप को ड्रैग करके अपने बिस्तर से नहीं निकालना पड़ा। हुँ। एवरी डे आई गेट अप फुली बिटवीन 5 मोटिवेटेड। एंड 6 और मुझे पता होता है कि मैं सबसे बड़ी चीज़ जो जो उस दिन की हाईलाइट है वो मेरा वर्क होगा। मैं अपने आप को बड़ा एक्साइटेडली रेडी करता हूँ खुद से, मैं जो है वो बाकायदा, हालांकि 9 बजे हमारे दफ्तर स्टार्ट होते हैं, मैं 8 बजे के करीब करीब जो है वो यहाँ पर होता हूँ, 8 सवा 8 बजे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसीलिए जो है वो काम के साथ दिल भी लगा है कि उस वो पैशन और प्रोफ़ेशन एक हो चुका है। बिल्कुल ऐसी। अब अगर हम आएँ आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी फैमिली लाइफ़ की तरफ, तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 2017 के 16 के दिसंबर में, और अब जो है वो हमारा इंशाल्लाह 6th एनिवर्सरी आने वाला है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बड़े फर्माबरदार हस्बैंड्स की निशानी, उन्हें बीवी की डेट ऑफ बर्थ और शादी की जो तारीख है वो याद रहती है। बिल्कुल। सो आपने डर से तो नहीं याद रखी हुई? नहीं, मुझे तारीखें वगैरह याद रहती हैं, मुझे नाम नहीं याद रहते लोगों के ना। अच्छा। मेरी पता नहीं इस मामले में हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है। जब तक मैं किसी से मतलब 4-5 दफ़ा मिल ना लूँ और हुँ, हुँ। उनसे एक अच्छा पर्सनल रिलेशन ना बन जाए, हुँ, हुँ। मुझे लोगों के नाम नहीं याद होते और समटाइम्स लोग जो है ना इस बात से बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। हुँ, सो हुँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ काफ़ी देर तक कुछ एक साहिब बैठे रहे और वो मेरे से बातें भी करते रहे एंड आई हैड नो आइडिया हु ही इज़, मतलब कि उनका नाम क्या है मुझे बिल्कुल नहीं याद था। वो 3-4 घंटे के बाद जब हम वहाँ पे बैठे रहे और कोई और आया तो मैं उनका तारुफ़ कराना चाह रहा था और मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि इनका नाम क्या है और वो उस वक्त में ऑफेंड हो गए कि इसको मेरा नाम भी नहीं याद। लेकिन ये होता है, इट्स नेचुरल। या तो वो ओके। बस लेकिन तारीखें याद रहती हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सो फिर आपकी शादी हो गई माशाल्लाह से, और अब एक अदद बेटी भी है आपकी। जी माशाल्लाह, मेरी एक बेटी है, अभी जो है वो 5 साल की हुई है वो, अच्छा, सो उसकी क्यूट। जी बिल्कुल, अभी पिछले महीने उसकी बर्थडे थी, तो उसका नाम माशाल्लाह। इज़्मे है। इज़्मे। जी। ज़बरदस्त। तो क्या मतलब है इज़्मे का? मैं फ़्रेंच नाम जो है वो ढूँढ रहा था अपनी बेटी के लिए। जिस वक़्त अच्छा। मेरी बेटी पैदा होने मुझे पता चला कि बेटी पैदा हो रही है तो मैंने फ़्रेंच ये नाम देखा
और मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब होता है बिलवेड, जिससे आप बिलविड। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जी बिल्कुल। हाँ स्वीट, और बेटियां होती भी इतनी क्यूट है कि उनसे प्यार ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि कैसा लग रहा है एक फादर बन के, एक बेटी का बाप ख़ास तौर पे, मतलब क्या फीलिंग होती है? बंदा सोचता है कि हाँ मैं अब बाप बनने जा रहा हूँ, तो उस वक्त फीलिंग्स तो डेफिनेटली है, लेकिन ये नहीं पता होता कि बेटे का या बेटी का। बट बेटी का बाप बन के हम्म। आपकी क्या फीलिंग है? जब मुझे पता चला था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि मुझे बेटी चाहिए। माशाल्लाह। और मैंने अपनी बेगम से भी ये बात शेयर की, तो उसके लिए बड़ा एस्टोनिशिंग था, हम्म। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो ख़ानदान होते हैं या वो मर्द होते बेटा हैं मांग वो रहे होते बेटा हैं। मांगते हैं, तो वो कहती है कि आपको बेटी क्यों चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा प्यार दे सकूँगा उसको, और मेरी ज़िंदगी ज़्यादा उसकी वजह से संवर सकेगी। बेशक। तो इससे पहले मैं इस पे आगे जाके बात भी करूँगा। मुझे लगता था कि मैं एक वायलेंट उसमें टेंडेंसीज़ हैं मेरी, हम्म। और अगर मेरी बेटी पैदा होगी ना, तो वो मुझे ज़रा कूल डाउन करेगी। कूल डाउन कर लेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मैं ज़िंदगी के अंदर सेटल हो जाऊँगा। और मैं जितना इमेजिन करता था उससे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। और अच्छा। द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड हर, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वो जो आपकी कैफ़ियत होती है, वो जो आपके इमोशंस होते हैं, वो कोई चीज़ नहीं उसको बयान कर सकती। जब हम्म। आपकी बेटी आपके हाथों में पहली दफ़ा दी जाती है, हम्म। तो आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये क्या है, ये मेरा अपना हिस्सा है, मेरे खून से बनी है ये। तो वो जो इमोशंस आपके अंदर से रन करते हैं, दे वर अनबिलीवेबल। इवन ये लगता है कि यार मुझे फिर से एक जिंदगी मिल गई है, जी बिल्कुल, जो मैं नहीं कर पाया वो अब मैं कर लूंगा। ऐसे ही है। बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों की तो अपनी भी अंडरस्टैंडिंग भी है, हमारे हमारे लिए इस्लाम की टीचिंग है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो जिस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो उसे पहली औलाद बेटी देता है। कहा जाता है कि जब बेटे की पैदाइश होनी होती है तो अल्लाह जी कहते हैं उस बच्चे को कि जा अपने बाप का बाजू बन, और जब बेटी की पैदाइश होनी होती है तो उस बच्ची को अल्लाह जी कहते हैं कि जा मैं तेरे बाप का बाजू बनूंगा। तो जिसका साथ अल्लाह दे दे उसे किसके बिल्कुल। साथ की ज़रूरत है? और ये सिर्फ कही कही बात नहीं है। जिस वक्त मैं पैदा हुआ, जिस वक्त मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद से मेरे हालात को मैंने ख़ुद से फिरते हुए देखा है। और मुझे नहीं वाह। पता कि किस तरह से, बस एक हम्म। चीज़, वन थिंग लेड टू अनदर। ये सिर्फ मेरी बेटी की पैदाइश के कुछ महीने बाद की बात है कि मेरे अंदर ये ताकत आई कि मैं अपनी एक सेटल्ड जॉब को, जो मैंने अभी आपको बताया पब्लिक हम्म। सेक्टर में थी, उसको छोड़ सकूं। हालांकि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी बेगम का पूरा ख़ानदान, मेरी बेगम इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। वो कह रहे थे कि आपके पास पब्लिक सेक्टर की जॉब है, ये हम्म। कौन छोड़ता है, पक्की इसके तो नौकरी इतने, कौन हाँ छोड़ता ये है? पक्की नौकरी कौन छोड़ता है। मेरा डायरेक्टर मुझे कहता है तुम पागल हो। हम्म। सारी दुनिया ये कह रही थी, लेकिन मुझे उसकी वजह से ये यकीन था कि नहीं यार, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर एक नई ज़िंदगी आई है, इसको मैंने बहुत कुछ देना है, इसके लिए कुछ बहुत कुछ हम्म। बनाना है। और वहाँ से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिली, बाहर ऑस्ट्रेलिया भी गए पढ़ने के लिए। चीज़ें एक के बाद एक खुद ही दरवाजे खुलते जाते बेशक हैं। बेशक, एंड आई एग्री। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा दुआ करते थे कि बेटी हो। अच्छा, अब जो वही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन, यार मतलब क्यों बेटा क्यों ना हो वाली बात। तो वो हमेशा कहते थे कि जब भी मुझे बेटी की उम्मीद लगती है ना, तो अल्लाह मेरे रास्ते खोल देता है, मेरी सैलरीज में इंक्रीमेंट लग जाता है, मेरे जो प्रमोशंस होने लग पड़ती हैं, मेरे वर्ल्ड टूर बनने लग पड़ते हैं। मतलब ऐसे तरीके अल्लाह रास्ते खोल देता है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से आ रहा है। रिस्क के दरवाजे वाकई खुल जाते हैं। सो ये बिल्कुल। बड़ा ब्लेसिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटियों के पेरेंट्स हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से आपने बताया कि बेटी के आ जाने के बाद माशाल्लाह हालात और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, आप क्या सोचते हैं कि अपनी बेटी के लिए, बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर, कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए? मतलब हम उनकी तालीम पे ख़र्च करते हैं, अच्छे से अच्छा उनको खिलाते हैं, पहनाते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब हमने उन्हें रुखसत करना होता है अगले घर के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, एक बाप कैसा अपनी बेटी के लिए एक लाइफ पार्टनर सोचेगा? कि कैसा हो वो बंदा, कि मैंने तो बड़े लाडो नाजों में रखा है, तो वो बंदा कैसा हो? टू बी ऑनेस्ट, मैं उसके लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं सोचता। मैं हम्म। सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ कि मुझे इसको किस तरह का बनाना है और इसको किस तरह का बनना चाहिए। हम्म। मेरे वालिद साहब ने हम लोगों के लिए कभी गाड़ी नहीं ख़रीदी थी, उनके पास इतने पैसे नहीं। हम 8 बहन भाई थे, अच्छा। 4 बहनें 4 भाई। हम्म। हम सबको सिर्फ ज़ेवर तालीम दिया उन्होंने। और वो अपने ज़बरदस्त। जब दोस्त वगैरह बैठे हुआ करते थे, ये मैंने उनसे ख़ुद से सुना है।
जब उनके दोस्त बैठे हुआ करते थे, उन दोस्तों के पास जो है वो गाड़ियाँ वगैरह थीं, वो हमारे घर आते थे चाय वगैरह पीने के लिए। हम्म। तो वो मेरे वालिद साहब से सवाल किया करते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, ना तुम्हारे पास अभी तक गाड़ी है, तुम एक छोटी सी जॉब है तुम्हारी, हम्म। और तुम्हारे 8 बच्चे हैं, तुमने हम्म। घर बना लिया है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। उन दोस्तों को कहा करते थे कि मेरा सब कुछ जो है ना, मेरा माल यही है, हम्म। और इनका जो इनके लिए जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, वो इनकी तालीम और तरबियत है, बेशक। उसकी बेस पे ये सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने तालीम दिलवाई थी और जो तरबियत उन्होंने दी थी, उसकी बेस पे हम लोगों को इतना था कि जब 2005 में, मैं सिर्फ 16 साल का था जिस वक्त उनकी डेथ हुई, और उसके बाद एकदम से मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह मैं अपनी उम्र से दुगना हो गया हूँ। हम्म। क्योंकि वो मेरे बड़े बहन भाई थे, लेकिन मेरी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी दोनों की, और मेरे जो बड़े भाई थे वो इंग्लैंड में थे उस वक्त में। हम्म। तो मैं अकेला यहाँ पर मतलब कि घर का सरबराह के तौर पर था, और मुझे चीज़ें संभालनी थी। तो एकदम से जब आपके जिम्मेदारी बढ़ गई। कंधों पे जिम्मेदारी आती है, तो वो आपको रेडी होना होता है, और मुझे इसी एकदम लम्हे में लगा कि मैं दुगना हो गया हूँ अपनी उम्र से। और उसके बाद से सिर्फ वही तालीम और तरबियत थी जिसने मेरा साथ दिया है। दरमियान में फ़ाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आई, क्योंकि वालिद आखिर पे बहुत ज़्यादा बीमार रहे थे। 2-3 साल के लिए उनके गुर्दे फ़ेल हो गए थे, ओ। उनका दिल फ़ेल हो गया था। अच्छा। मुसलसल 2 साल हस्पताल में रहे। तो हमारे पे कर्ज़ भी था उस वक्त में, क्योंकि हम लोग काम नहीं करते थे, छोटे छोटे से थे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात भी देखी। जब मैं वापस इस्लामाबाद आया तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हम्म। मैं पार्क के बेंच पे सोया करता था। लेकिन मुझे अच्छा। ये बात पता थी कि मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी, और मैंने अपने भाइयों की एजुकेशन नहीं छुड़वानी। और मैंने यहाँ पर स्कॉलरशिप हासिल की। मैं साथ माशाल्लाह। में ट्यूशनें पढ़ाया करता था, ख़ुद से अपनी तालीम मुकम्मल की, और कोशिश किया करता था कि वो जो ट्यूशनों के पैसे हैं उससे हम्म। अपने छोटे भाई को यहाँ पे बुला लिया, और उसकी भी जो है ना वो यहाँ पे ओ लेवल और ए लेवल उसका कंप्लीट करवाया। तो जबरदस्त। ये वो सिर्फ तालीम थी और तरबियत थी। और हम्म। मैं जब अपनी बेटी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे यही चीज़ें याद आती हैं कि मैं शायद इसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकूँगा, क्योंकि हम सारे मुतवसत तबके के हैं ना, हम लोगों की वो जनरेशनल वेल्थ तो है नहीं। बिल्कुल। तो मेरी ये आज कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, कम से कम आज के दिन में, कि मैं इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के जाऊँ या कोई बहुत कुछ इसके नाम करके जाऊँ। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये कि इसके पास वो तमाम फ़नून हों, वो तमाम स्किल्स हों जो कल को इसके काम आएंगी, और इसको अ, इंडिपेंडेंट और कर इसको दें। इंडिपेंडेंट करें, कि ऐसी मज़बूत हो कि कल को इसको किसी सहारे पे ना रहना पड़े, बेशक। और ख़ुद से अपने बिल्कुल, और यही वो मेजर पॉइंट है जिसको हम लैग कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हो रही होती हैं, और कई और दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ रही होती है। तो ये पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को जानें कि जितना आपने इन्वेस्ट अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पे करना है ना, उसकी तालीम के ज़रिए, बिल्कुल तो वो कर दें। और वो बिल्कुल तालीम ऐसा सेवर है, कहते हैं कि जो चुराया नहीं जा सकता। ऐसे ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो शायान को एकदम गुस्सा दिला देती है? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले अपने फ़राइज़ अदा करने सीखे हैं, हम्म। और उसके बाद मैं किसी से कुछ अगर एक्सपेक्ट करता हूँ तो वो करता हूँ। हम्म। तो अगर कोई आजकल की जनरेशन के अंदर मुझे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ जानते हैं, हम्म। और अपने फ़राइज़ की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, तो जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। ओके। बहुत दफ़ा मुझे ऐसे, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के साथ काम भी करता हूँ, मैं उनकी मेंटरिंग और कोचिंग भी करता हूँ, यूनिवर्सिटी में भी की, अभी भी करता हूँ, हम्म। स्टार्टअप्स के अंदर भी करते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसे लोगों से सामना होता है, ऐसे नौजवान से सामना होता है जो कि उनका ये ख़्याल होता है कि सारी दुनिया ओज़ देम समथिंग, हम्म। उनके लिए बनाई गई है, उनका हक़ है हर चीज़ के ऊपर, और वो आकर उसको क्लेम कर सकते हैं जब मर्ज़ी, और उनके फ़राइज़ में कुछ शामिल नहीं है। हम्म। तो जब वो इस बिहेवियर के साथ आते हैं ना, तो मैं आई नो हाउ टू ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द स्काई दैट दे आर एट, डाउन टू द अर्थ, औकात में वापस लाना, वापस लेके सीधे आना। तो लफ्ज़ों मैं में। बदतमीज़ी नहीं करता किसी से, ना कोई उनके ऊपर मैं आवाज़ ऊंची करता हूँ या कुछ, हम्म। लेकिन बस मैं उनको अपने बिहेवियर से और अपनी बिल्कुल सीधी बात से उनको ये बता देता हूँ कि आप जिन फ़िज़ाओं के अंदर हैं उनसे नीचे आ पलट जाइए, आइए। आपको जो है वो ज़मीन पे आने की ज़रूरत है, फिर आगे चल सकते हैं हम। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। बिल्कुल, यानी ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी हक़ का मुतालबा कर रहे हैं तो आप अपने फ़राइज़ भी अदा करें। जिस बिल्कुल तरह से अगर देखा जाए तो हम हर वक्त अपने मुल्क के जो निज़ाम है उसको कोसते रहते हैं, इस मुल्क में तो सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, बट देखने की ज़रूरत है कि इसको ठीक करने की हमने कितनी कोशिश की है। बिल्कुल।
ये यहाँ पर आज़म जमील साहब आते रहते हैं। हुँ। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता हूँ जब वो अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वो भी इसी तरह से बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू करते हैं सारे नौजवानान के साथ ना। तो वो यही बात कर रहे थे कि अगर तो तुमने इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए, हुँ, हुँ। और फिर तुम ये मुतालबा करते हो ना कि या गिला करते हो कि कुछ नहीं हो सका और सारा वक्त ज़ाया हो गया और हुँ। मुझे कुछ नहीं मिला, फिर हाँ तुम्हारा गिला बनता है हाँ। कि भाई तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अभी तुम लोगों की ये उम्रें ही नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है, 15-15 20-20 साल के तुम हो और तुमने अभी तक सारा कुछ लिया है, अपने वालदैन से भी लिया है, इस मुल्क से भी लिया है, इस माशरे से भी लिया है। हुँ, हुँ। और फिर अगर हम जो है वो इस वाली उसके अंदर दौड़ के अंदर शामिल हो जाएं कि भाई इस मुल्क में रखा क्या है, यहाँ पे तो हुँ। सब कुछ ख़राब है, तो फिर ये मतलब बनता नहीं है, हमारा हक नहीं है इस तरह की बातें करने का भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये तो हो गई बात आपको गुस्सा क्यों आता है, सो आपको किस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है? खुशी ऐसे नौजवानान को देख के होती है जो अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर लोग नज़र आते हैं। हुँ। मसलन कि वो सीरियस होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को सीरियसली ले रहे होते हैं, बल्कि उनको खुद से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके। तो जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये कल को जाकर ऐसे लोगों में तब्दील होंगे जिनकी हुँ। वजह से हमारा माशरा बेहतर हो सकेगा, हमारा मुल्क बेहतर हो सकेगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें जी, अब वापस आते हैं आपके रोल के बारे में कि एनआईसी में आपका क्या रोल है, क्या ड्यूटीज़ हैं और जो स्टार्टअप्स हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से कि आ जाएँ उस पॉइंट पे, तो बताइएगा कि आपका नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जो रोल है, वो क्या है और कैसे वो लोगों को फ़ायदा दे सकता है? सो इट्स अ डबल एज सोर्ड। मेरा टाइटल है हेड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स का। इसके अंदर एक तो पार्टनरशिप्स और बिज़नेस डेवलपमेंट फॉर द एनआईसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एज अ इदारा, उनके लिए बिज़नेस डेवलप करना, उनके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह ढूंढना, ओके। उनकी पार्टनरशिप्स बनाना। हुँ, हुँ। लेकिन इस सब के भी जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होते हैं वो हमारे स्टार्टअप्स ही होते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे पार्टनर्स और बढ़ेंगे इदारों में हुँ, हुँ। तो उनको मौका मिलेगा, वहाँ पे से मेंटोर्स भी हमें मिलेंगे अपने स्टार्टअप्स के लिए, वहाँ पे उनको जाकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराने का मौका भी मिलेगा, हुँ, तो हुँ। उनको पोटेंशियली वहाँ से सेल्स वगैरह भी जनरेट हो जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो पार्ट है मेरी जॉब का वो है हमारे स्टार्टअप्स के लिए, वो ख़ास कर स्टार्टअप्स जो कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, हुँ, हुँ। उनको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवाना, राइट इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवाना और उनकी मदद करना इन्वेस्टमेंट रेजिंग में। ठीक। और काफ़ी हद तक हम इसमें अब जो है वो पिछले 2-3 साल से कामयाब भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टार्टअप्स बार बार जो हैं वो सक्सेसफुली रेज़ करते हैं राउंड्स। अभी तक जो है वो हमारी तकरीबन $27 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स रेज़ हो चुकी हैं वॉव! हमारे स्टार्टअप्स ने। इसी साल के अंदर मेरे ख़्याल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आई है वो तकरीबन $11 मिलियन की है। तो अमेजिंग वर्क। बहुत ही छोटी टीम है हमारी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ हम जो है वो जितना कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसके अलावा एनआईसी में जो बिज़नेस डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग है, उसके हवाले से भी आपका जी बिल्कुल, मेरी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैंने आपको बताया ना कि सलाहियतों को पूरी तरह से बरूए कार लाना एक मोटिव होता है, लर्न करना मोटिव होता है। सो टाइटल जो है वो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो जिसको मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये भी करना है लाज़मी, लेकिन उससे आगे जाने की पूरी कोशिश होती है। तो परवेज़ साहब बहुत ही अच्छे मेरे मेंटोर भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उनसे जब मैं पास बैठता हूँ तो आगे जाने का एक विज़न मिलता है ना। तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि अगले 5 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए जो हमने काम करने हैं उनके लिए अभी से ग्राउंड वर्क तैयार करके रखें। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, वो आइडियाज़ लेके आते हैं, उनका ग्राउंड वर्क बनाना, उनकी प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी, उस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और फिर हुँ, उसकी हुँ। इम्प्लीमेंटेशन करना, वो सारा कुछ जो है वो साथ-साथ में चलता रहता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएँ कि जो काम अभी आप कर रहे हैं, क्या आपने जो डिग्री ली थी, ये उससे मुतल्लिक़ है या आपने भी फिर टर्न ले लिया? अब जो मेरा काम है वो उसकी मुताबिक देखा जाए तो वो उस मास्टर्स के मुतालिक बनता है, उससे डायरेक्ट इसका राब्ता है। हुँ, हुँ। लेकिन जो मेरी अंडरग्रेड डिग्री थी उससे इसका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा नौजवानों को भी, सारों को यही पैगाम होगा कि अपने आप को डिग्री करके रिस्ट्रिक्ट ना करें। अगर ओके। आपने किसी चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे अपनी अंडरग्रेड कर ली है, ले और उसके बाद बेशक आप मास्टर्स भी कर लें किसी हद तक,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपने स्पेशलाइज़ कर लिया है उसके अलावा अब आप कोई काम नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि उस डिग्री को करते हुए आपने बहुत सारी ऐसी स्किल्स सीखी होंगी जो कि हर काम के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल रिसर्च की स्किल आपने सीखी होगी, कम्युनिकेशन की स्किल सीखी होगी, लिखना पढ़ना सीखा होगा, बात करना सीखा होगा, हम्म। प्रेजेंटेशन सीखी होगी आपने। तो बिल्कुल। ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो हर जगह पर इस्तेमाल होती हैं। आपका कोई भी जॉब रोल हो, कोई आपने बिज़नेस करना है, उन सब में ये सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं। तो इन सलाहियतों को बस अपने जहन में रखें, और जो सलाहियतें आपको उस काम करने के लिए, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए चाहिए हैं, वो मज़ीद अपने लिए पैदा करें ताकि आप आगे से आगे जा सकें। सो ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अच्छा, तो मेरी 3 हॉबीज़ हैं ज़्यादातर। एक तो पढ़ना और लिखना। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, हम्म। और मैं ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। ओके। पहले फ़िक्शन पढ़ा करता था लेकिन अब ज़्यादा नॉन फिक्शन की तरफ मूव कर गया हूँ। और उसके अलावा कभी कभी लिखने का भी शौक़ होता है, और मैं उर्दू और इंग्लिश ज़बान दोनों में लिखने की कोशिश करता हूँ। ज़बरदस्त। अ, चाहे उसमें जर्नल राइटिंग हो या कोई जो है वो वैसे आर्टिकल कभी लिख दिया, या कभी कभी नज़्म पे या उस पे गज़ल हम्म। पे भी जो है वो अपना पेन आजमा लेते हैं। यानी कि शायरी के जरासीम भी मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये है, और फिर उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर मुझे रनिंग जो है ना, और ये मैंने सिडनी जाके एक्सप्लोर किया था। ओके। सिडनी जाने का एक फ़ायदा ये होता है, मैं अक्सर दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि जिस वक्त आप वहाँ पे लैंड करते हैं ना, तो आपको इस तरह से लगता है कि आप एक बड़े जिम्नेज़ियम में हाँ। दाखिल हो गए हैं। सिडनी ओलंपिक्स के ओलंपियन बन के आ गए। अब वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर हर वक्त लोग एक तो फ़िटनेस क्लोथिंग के अंदर होते हैं ज़्यादातर, आपको ना ओके। टाइट्स में और उसमें लोग हम्म। मिलेंगे, और हर वक्त उन्होंने जॉगर्स या स्नीकर्स पहने हुए होते हैं। और दूसरा ये कि आप दिन के किसी भी वक्त या रात के किसी भी पहर में आप बाहर निकलेंगे ना, तो हम्म। आपको कोई ना कोई भागता हुआ ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा। ये आप मेरे से शर्त लगा लें कि आप बाहर जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भागता हुआ नज़र ना आए। अच्छा। तो वो ज़बरदस्त। रनिंग के इतने दिलदादा हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वैसे भी कोविड शुरू हो गया था, तो दोस्तों वगैरह का बनाने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। हम्म। तो फिर मेरे घर के करीब एक पार्क था, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त ये थी कि आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज के लिए बाहर जा सकते हैं। ओके। तो वहाँ से मेरी आदत बनी, मैं एक्सरसाइज़ के लिए, और तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो वो एक्सरसाइज़ के बहाने मैं पार्क में जाया करता था। तो वो मेरे जो नेबर थे ना, वो बूढ़े थे, हम्म। तकरीबन 70 साल की उम्र के थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे रनिंग कर रहे होते थे, तो मैं उनको देख के शर्मिंदा होता था कि मैं वॉक कर रहा हूँ, ये रनिंग कर रहे हैं। तो हम्म। मैंने एक दिन उनके पीछे भागना शुरू कर दिया, और मैं हाँप के बैठ गया। तो वो फिर चक्कर लगा के आए ना, तो उन्होंने कहा टायर्ड सो सून। यानी आप तो गैरत को तो ललकार दिया। हाँ, तो वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो है, वो फिर बड़े काइंड भी थे, तो वो कोशिश किया करते थे कि ज़रा अपनी रफ्तार को ना थोड़ा कम करके मुझे साथ रखने की कोशिश करें जहाँ तक मैं भाग सकूँ ना। सो काइंड। तो वो तकरीबन 1.5 महीना लगा मुझे उनके लेवल तक पहुँचने पे, कि मैं जितने वो राउंड किया करते थे उतने राउंड मैं करूँ। हम्म। फिर वो मैंने अपने घर चेंज भी कर लिया, लेकिन मेरी वो आदत जो है ना वो स्टेमिना थ्रू बन गया आउट था। रही। हाँ जी। हम्म। तो मैं तकरीबन वहाँ पर 7 से 10 किलोमीटर रोज़ाना भागा करता था, और जबरदस्त। ये तकरीबन जो है ना 4 से 5 दिन हफ्ते में हुआ करते थे। टांगों की बस हो जाती थी, तो फिर 2 दिन उनको 3 दिन रेस्ट भी देना पड़ता था। हाँ हाँ। लेकिन जो है ना वो वहाँ से रनिंग का एक बहुत अच्छा मुझे वो पड़ गई, हैबिट और पड़ गई। रनिंग से ये भी फायदा होता है, आपकी हार्ट बीट बड़ी तेज हो जाती है, कैलोरीज बर्न हो जाती है, जरा क्विक वे में हो जाता है आपका सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऐसे ही है। जबरदस्त। और फिटनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है एक्सरसाइज का होना, और यही हम लोग जो है मिस कर देते हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां लेके बैठे होते हैं। हम बात करते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? सो यहाँ पर हम लोग एक ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ुद से आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये देख लेते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं, हम्म। मुसलसल आप हमारे साथ राब्ते में होते हैं, हम आपके साथ राब्ते में होते हैं। तो अगर यहाँ पर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो हमें उनका पता होता है कि वो किस लेवल पे पहुँच गए हैं। हम्म। और जब हम ये देखते हैं कि अच्छा ये अब उस लेवल पर हैं जहाँ पे इनके पास पेड कस्टमर्स भी हैं, ये अच्छा रेवेन्यू भी बना रहे हैं, हम्म। तो हम आपके लिए पहले से इन्वेस्टर्स के ऊपर नज़र करना शुरू कर देते हैं। उसमें ओके। हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, जिस तरह एंजल नेटवर्किंग नाइट होती है या नेशनल हम्म। इन्वेस्टमेंट समिट होता है। ओके। उसमें इन सारे स्टार्टअप्स को खुद से मौका दिया जाता है। हम्म।
दूसरा तरीका ये है कि आप अगर यहाँ से मसलन कि ग्रेजुएट करके चले गए हैं तो ज़ाहिरी बात है मेरे साथ उतना आपका क्लोज़ रब्ता नहीं रहेगा। तो हम्म। अगर आप मेरे से ख़ुद से रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट सारों के पास होते हैं। हम्म। और एक दफ़ा जब आप मुझे बताएंगे कि हाँ अब मैं इन्वेस्टमेंट रेडी हूँ, तो मैं पहले आपके साथ एक बैठ के मीटिंग करता हूँ, हम्म। देखने के लिए कि आप वाकई में इन्वेस्टमेंट रेडी हैं या नहीं हैं। ओके। अगर मुझे महसूस हो कि आप इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं हैं, तो मैं एक इन्वेस्टमेंट रेडीनेस बूट कैंप भी कराता हूँ तमाम स्टार्टअप्स के लिए। हम्म। उसमें हम पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग से गुजारते हैं उनको इन्वेस्टमेंट रेडीनेस करने के लिए। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल भी चेक होते हैं, उसके अंदर आपका ट्रेनिंग्स वगैरह निगोसिएशन के लिए भी कराई जाती हैं, पिचिंग के लिए भी कराई जाती हैं। तो ये सारा कुछ आपको दे के मकसद ये होता है कि जब आप इन्वेस्टर के सामने जाएँ तो आप इतने कॉन्फिडेंट लगें और इतना ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग लगें कि उसको देख के महसूस हो कि ये वाकई में ऐसा स्टार्टअप है जिसमें मैं अपने पैसे डालना चाहता हूँ। हम्म। तो ये तरीका कार है। यानी कि इन्वेस्टर जो है उसको भी फिर ये ट्रस्ट हो जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इसको जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं, आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी बहुत काम किया है, अब भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? एक चीज़ जो मुझे अभी भी महसूस होती है, हम शायद इनोवेशन के उस लेवल पर नहीं हैं अभी जहाँ पर हमारे से कुछ आगे के इकोसिस्टम्स पहुँच चुके हैं। मैं अगर सिडनी के इकोसिस्टम की बात करूँ जहाँ पे मैंने ये वक्त गुजारा, वो फ़िनटेक के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज़ कर चुके हैं और उनको पता है कि हम जो है ना वो फ़िनटेक के अंदर बड़ा आगे जल्दी से जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी वो स्पेशलाइजेशन ढूंढ के जल्दी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक हम लोगों को वो चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, हमने अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं ढूंढी। हमें ये अभी तक पता नहीं है कि हमने अगर कॉम के तौर पर स्पेशलाइज़ करना है 1 या 2 या 3 चीज़ों में, जितनी भी चीज़ों में, तो वो क्या हैं। अब कुछ इसके बारे में मुझे जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है, प्रॉमिसिंग साइंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इग्नाइट ने भी और कुछ लोगों ने और भी प्राइवेटली अभी जो हैं वो वर्टिकल स्पेसिफिक एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स या इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनसे हमें ये नज़र आएगा कि फ़िनटेक में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल या गेमिंग के अंदर या एआई वगैरह के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे जो स्टार्टअप्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड उनको सपोर्ट मिल रही होगी। अच्छा ये आपने फिनटेक का बार बार नाम लिया, ये फिनटेक क्या है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है। ओके। आपने सुना होगा कि हम बैंक्स वगैरह के पास जाते हैं, वो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। अब बैंक्स से आगे का माहौल पैदा हो रहा है। मसलन कि अगर आप जो है वो अपने इजी पैसा की बात करें, डी बैंक की बात करें, नया पे की बात करें, सादा पे की बात करें, ये सारे के सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आपको दे रहे हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपकी अकाउंट खोलने के अलावा या बिल पे करने के अलावा बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल नीड्स हैं जिनको आपने पूरा करना होता है, और ये सारे के सारे जो स्टार्टअप्स हैं ये उन नीड्स को आपकी पूरे करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे सारे स्टार्टअप्स जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं वो फिनटेक में आते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या सिर्फ स्टार्टअप्स को ही आप इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो देते हैं, या कोई और लोग भी आपसे रब्ता कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, ज़्यादा हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्योंकि स्टार्टअप्स में ही है, तो हम ज़्यादातर अपनी सर्विसेज भी स्टार्टअप्स के लिए ही बनाते हैं। लेकिन इसके लिए ये कोई शर्त नहीं है कि आप नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप हों। अगर आप यहाँ पर इंक्यूबेट नहीं भी हुए और आप में ऐसा पोटेंशल है, इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे लोग इन टच हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स पे। इसके अलावा ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, मैं इस वक्त में तकरीबन 5 गैर मुल्की एक्सेलरेटर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, जिनके बच्चों को और स्टार्टअप फाउंडर्स को हम गाइड करते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स अपनी पहली इन्वेस्टमेंट रेज़ कर सकते हैं और वो किस तरह से उसके लिए रेडी होंगे। तो मतलब आपके लिए ये बिल्कुल भी शर्त नहीं है कि आप यहाँ के स्टार्टअप होंगे तो इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे किसी भी स्पेशलाइजेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, स्किल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा लिंक्डइन का एड्रेस भी और साथ में मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो शायान, आप मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में कोई एक ऐसी चेंज जो लाने का ऑप्शन आपके पास हो, तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगे आप? अगर मैं अपने काम से कोई माशरे में एक तब्दीली ला सकूं तो वो होगी तहम्मुल और बर्दाश्त। मैं अभी मैंने जिस तरह से बताया कि चिनियोट में पैदा हुआ था और मेरे वालिद साहब की जो है ना वो झंग में ट्रांसफ़र हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था।
तो हम छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए पहले यहाँ पे ही एजुकेशन हासिल कर रहे थे इस्लामाबाद में, लेकिन छुट्टियां गुजारने के लिए वालिद साहब के पास जाया करते थे। और ये वो दौर था जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फ़िरका वाराना फ़सादात हो रहे थे। ओके। तो शिया सुन्नी को मारता था, सुन्नी शिया को मारता था, हुँ। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस मुझे देखने को मिलती थी रोज़ाना। मेरे अपने घर पर 3 दफ़ा हमला हुआ, ओह! जिसमें मेरे वालिद साहब पर भी हमला किया गया, और एक दफ़ा जब वो घर पर हमला उन्होंने किया तो उसके अंदर मुझे भी गोली लगी। और मैं उस वक़्त में बिल्कुल छोटा था, 5-6 मतलब साल का था। वो किसी को भी मार देते थे आके? बिल्कुल, ये इस बात की जो है वो बाकायदा मुकाबला होता था कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के कितने बंदे मार दिए, कितने उनके ओह! घर जला दिए। तो मैंने ऐसे-ऐसे मनाज़िर देखे हैं, जिस तरह से अपने घर पे हमला हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है फायरिंग वगैरह देखी। देखा कि किस तरह से किसी की उसका परवाह किए बगैर आप बच्चों को भी मारने पे तुले हुए हैं। दूसरा, मेरे नज़रों के सामने मेरे चचा का घर, उनकी दुकान थी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की, हुँ, हुँ। उसका पूरे का पूरा सामान लूट के उसको आग लगा दी, और उनके घर को भी आग लगा दी। ओहो! और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि वो इतने मुसल्लह अफ़राद थे अच्छा, वो वहाँ पर। मॉब पूरा आ जाता था। जी, जी, जी। और बाकायदा उन्होंने वो कांच की बोतलों के अंदर वो पेट्रोल जमा करके और वो आग जला-जला के वो जब फेंकते थे उससे, ओह! तो वो बहुत तेज़ी से आग जो है वो भड़क उठती थी। तो वो हमारे चचा के घर को इस तरह से मेरी आँखों के सामने जलाया। फिर इसी तरह से एक वो मुजरिम को गिरफ़्तार करके पुलिस की वैन जा रही थी, मैं छत पे खड़ा हुआ था, हुँ। तो मैंने एकदम से दूर से देखा कि ये कोई स्मोक की जो है ना वो ट्रेल सी बनती आ रही है, और एकदम से वो आके जो है वो उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लगी। तो वो भड़क से के एकदम से जो है अच्छा, वो सारे उसके परखच्चे उड़ गए। ओके, तो वो पता चला कि ये आरपीजी किसी ने उसके ऊपर फायर किया था, और वो क्योंकि उस ग्रोह का कोई ऐसा बंदा था जो कि काफ़ी सारे राज जानता था, वो उनको ओके। गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, तो कि भई उन्होंने ये उसको, राज़-फ़ाश ना हाँ, कर दे। तो वो उससे पहले ही उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये इस हुँ। किस्म के वाक़यात जब आप बचपन के तौर पे देख रहे होते हैं, तो ये आपके ज़हन के ऊपर अनमिट नकूश छोड़ के जाता है जो मिटते बेशक, नहीं हैं। बेशक। तो अब इतना भी कि अगर जो है वो घर में चीखो-पुकार हो रही हो, गेस्ट भी आए हुए हों और ज़्यादा शोर हो ना, तो वो मुझे चीज़ बहुत तंग करती है, और मैं उन हुँ। चीज़ों से तंग होता हूँ। तो इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ मैं कर सकूँ तो वो ये कि बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो। आजकल भी हम देखते हैं कि अब वो फ़िरका वाराना नहीं है, लेकिन सियासी जो है इख्तिलाफ़ात इतने बन गए हैं कि हाँ, हम एक दूसरे की जान की दुश्मन हुए हुए हैं। बिल्कुल। गोलियाँ चलाना एक दूसरे पे, इवन एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया इस वजह से कि वो किसी एक पार्टी को फ़ेवर कर रहा था, वो दूसरा दूसरे को फ़ेवर कर रहा हुँ, था। हुँ, हुँ। और तो अब पार्टी यहाँ के जो सीनियर लीडरान हैं, उन्हें परवाह भी नहीं होगी। बिल्कुल, वो जानते भी नहीं हैं। एग्ज़ैक्टली। अभी वो जो गरीब बंदा मरा है, उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो जो ये हुँ। अवाम बीच में मर रही है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, हाँ, पुरसाने हाल नहीं है उनका। तो मैं मेरे ख़्याल में इस बात को बहुत करीब से देख चुका हूँ, और मैंने इस वजह से ये बड़ा रियलाइज़ किया है कि कोई भी चीज़ उसकी जो है ना वो अहमियत इतनी नहीं है कि आप अपने भाई को, अपने नेबर को, अपने दूसरे किसी शहरी को उसकी वजह से हर्ट करें, किसी दूसरे हुँ। इंसान को उसकी वजह से हर्ट करें। बर्दाश्त ख़त्म हो गई है और हम बिल्कुल। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके लिए आपके जीना मुश्किल कर रहे हैं। आपके हज़ार सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, हुँ। आपके मज़हबी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ जो है वो तहम्मुल से सुनने की आदत पैदा करें, एग्ज़ैक्टली। और उसको उसके हाल पे छोड़ दें यार, वो और इंसान है आप उसका। जान क्यों लेंगे? आपको ये हक किसने दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम कौन-सी तालीमात को देख रहे हैं? हम कैसे खुद को मुसलमान कह रहे हैं कि जब हम दीन की तालीमात को, इस्लाम की तालीमात को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे? हम बिल्कुल, कैसे किसी को मार सकते हैं? ये एक बात है जो लोगों को अभी जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने टारगेट किया था कि किसने किसके कितने बंदे मारे। बिल्कुल। भई इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बिल्कुल, वो सो ये नहीं होना नंबर्स चाहिए। के तौर पे इस्तेमाल होती ओह! है ना, और वो जिस तरह से अनफॉर्च्युनेटली। एक दूसरे को परफॉर्मेंस कार्ड दिखाना होता है कि हाँ, हमने जो है वो परफॉर्मेंस कार्ड में हाँ। इतने नंबर ले ओह लिए। माय गॉड! तो ये इंसानी जानें उनके लिए सिर्फ़ एक परफॉर्मेंस कार्ड थी कि मैंने इतने मार लिए हैं, तुमने इतने मारे हैं, सिर्फ़ अपना ज़ोर दिखाने के लिए। सो हमें ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि हम आला कार बन रहे हैं हुँ, इन लोगों के, और उन क़ुव्वतों के जो है वो पाकिस्तान को हँसता-बसता नहीं देखना चाहते। एग्ज़ैक्टली। तो हमें इस बात को रियलाइज़ करके इन स्टूपिड हरकतों से बाज़ आने पड़ेगा, और हमें अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोएग्ज़िस्ट करने के तरीक़ों को
समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल नाज़रीन, कितना अच्छा मैसेज है ये। और हमें अपने अंदर तहम्मुल मिज़ाजी पैदा करनी है, बर्दाश्त रखनी है और दूसरे को जीने का पूरा-पूरा हक़ देना है। किसी भी सियासी या मज़हबी जमात के साथ आपकी अटैचमेंट हो सकती है, आपकी राय उनसे मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुखालिफ पार्टी को जो है उसको जीने का हक़ भी ना दें और उनसे जीने का हक़ भी छीन लें। सो इस किस्म के फ़िरका वाराना फ़सादात से हमें अवॉइड करना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। खुद भी ज़िंदा रहिए, दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।